समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मान लें कांच है, कांच है और कांच के ऊपर क्या है? वायु है। तो वायु क्या है? वायु एक पारदर्शी माध्यम है। वायु एक पारदर्शी माध्यम है। इसी प्रकार से कांच भी क्या है? यह भी एक पारदर्शी माध्यम है। अब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे वाले पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो सीधे न जाकर वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होके इस प्रकार से चली जाती है। क्या है? जिसे हम आप यहाँ पे पहला पारदर्शी माध्यम कौन है? वायु है। दूसरा कौन है? कांच है। जब प्रकाश की किरण पहले पारदर्शी माध्यम से दूसरे वाले पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो सीधे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होने की परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे वाले पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह सीधे न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होने की परिघटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, यह जो किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ इस माध्यम में जिस किरण का विचलन हुआ है, जो किरण सीधे न जाकर विचलित हुई है, उस विचलित होने वाली प्रकाश की किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आप समझें कि अपवर्तित किरण कौन है? ये जो बिना डॉट का है, ये डॉटेड लाइन से सिर्फ यह दिखाए हैं कि इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि माध्यम चेंज कर रही है, इसलिए उसका मार्ग चेंज हो गया, तो इस रास्ते चली गई है। तो इसको आप इसको नहीं बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे जो कि अपना मार्ग चेंज करके जा रही है, अर्थात जो किरण विचलित हुई है वह अपवर्तित किरण है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और यहाँ पर जिस किरण का विचलन हुआ है, जो विचलित होकर गई है, उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिर रही है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब हो गया। अब क्या होता है, यह जो आपतित किरण है और यह अभिलंब, इन दोनों के बीच यहाँ पे जो कोण बन रहा है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आई से लिखते हैं। आई क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण है। किसके बीच बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा। इसी प्रकार से यह अपवर्तित किरण है और यह अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसे हम आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। तो ये आर हो गया, जो कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। और अब हम सीखेंगे सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो चलिए, सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम और विरल माध्यम।
सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होता है या अधिक होता है, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम का घनत्व कम होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि किस माध्यम का घनत्व अधिक है, किसका कम है, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे? इसको जानने के लिए आइए देखते हैं। तो पहली बात तो जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो सघन माध्यम है, जिसका कम रहेगा वो विरल माध्यम है। तो अब हम सीखेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पदार्थ जिसका घनत्व अधिक है और किसका कम है। तो पहली बात आप जान लें, यहां पर मान लीजिए अगर मैं बात करूं किसी ठोस द्रव और गैस की बात करूं, ये मान लो कोई ठोस है, ये कोई द्रव है और यहाँ पर कोई गैस पदार्थ है, तो इनको हम बना दे रहे हैं, ये गैस पदार्थ है। तो क्या होता है कि पदार्थ कोई भी हो, हर पदार्थ का निर्माण अवयवी कणों से होता है, कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। तो अगर ठोस पदार्थ रहेंगे तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ का निर्माण जिन कणों से होता है वह कण बहुत पास पास होते हैं। क्योंकि ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं, तो जिनके कण पास पास रहते हैं उनका घनत्व होता है क्या? ज्यादा। उनका घनत्व होता है क्या? ज्यादा। अब जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थों का निर्माण भी कणों से ही होता है, लेकिन जो द्रव पदार्थ के कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थों के कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। और अगर इसी तरह हम गैस पदार्थ की बात करें तो जो गैस पदार्थ होते हैं, गैस पदार्थों का निर्माण जिन कणों से होता है वह कण तो बहुत दूर होते हैं। अब जिनमें अवयवी कण पास पास होते हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है, जिनमें अवयवी कण दूर दूर होते हैं उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण जिन अवयवी कणों से हुआ है, वह अवयवी कण अगर पास पास रहेंगे तो उस पदार्थ का घनत्व ज्यादा रहेगा, और अगर अवयवी कण दूर दूर रहेंगे तो उसका घनत्व क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो प्रायः जो होता है ठोस पदार्थों का घनत्व ज्यादा होता है और द्रव पदार्थों का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम, और जो गैस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व कम होता है या सबसे कम होता है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो जिन सघन और विरल माध्यमों का अध्ययन हमको करना है इस पाठ में, वह मुख्य रूप से कौन है? हमें मुख्य रूप से यहाँ पर कांच, हमें इस पाठ में मुख्य रूप से कांच, जल और वायु का अध्ययन करना है। तो जो कांच होता है, कांच चूंकि ठोस है, इसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, और इसके अवयवी कण बहुत पास पास रहेंगे तो यह क्या होगा? अधिक घनत्व वाला होगा, और अधिक घनत्व वाला होगा तो इसकी सघनता भी ज्यादा होगी, अर्थात यह अधिक सघन होगा। अब वायु की बात करें तो वायु क्या होता है कि भाई वायु जो होता है, वायु में जो अवयवी कण है, वायु के अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं, वह अधिक दूर दूर रहेंगे तो घनत्व उसका कम रहेगा। जब घनत्व कम रहेगा तब वह कम सघन रहेगा। कम सघन का मतलब क्या है कि अधिक विरल रहेगा। जो पदार्थ कम सघन है वह अधिक विरल होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो वायु की सघनता सबसे कम है। सघनता कम का मतलब यह क्या है? अधिक विरल है। जिसकी सघनता कम रहेगी वो अधिक विरल होगा। तो कांच, जल और वायु के संदर्भ में कहें तो सबसे अधिक सघन हमारा कौन है? कांच है। और सबसे अधिक विरल कौन है? वायु है। अब जल की बात करें तो जल क्या है? अगर हम कांच और जल की अपेक्षा देखें तो कांच और जल की तुलना में जो जल है हमारा वो कांच से विरल है, जबकि वायु से क्या है? सघन है। तो जल क्या है? कांच से विरल और वायु से सघन है। तो ये हो गया सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो चलें अभी आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले
यह पढ़ लें, अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले यह पढ़ लें। यह मान लो ऊपर का जो माध्यम है यह विरल माध्यम है और जो नीचे का माध्यम है यह सघन माध्यम है। ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का सघन है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से इस सघन वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब है कि वह अपने मार्ग से विचलित होगी और विचलित होने के पश्चात चूंकि वह सघन माध्यम में जा रही है इसलिए सीधे नहीं जाएगी और उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात वह सदैव इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर विरल से सघन में प्रवेश करेगी सीधे न जाकर वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसी का उल्टा क्या है? इसी का उल्टा है, यदि कोई प्रकाश की किरण हो वह सघन माध्यम से प्रवेश करे, कहां? विरल माध्यम से। सघन माध्यम से वह विरल माध्यम में प्रवेश करे। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो सीधे तो जाना नहीं है क्योंकि उसका अपवर्तन होगा अर्थात वह अपने मार्ग से विचलित होगी। तो विचलित होने के बाद वह अभिलंब जो है अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं बल्कि अभिलंब से दूर होकर इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती नहीं है बल्कि अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह जाना जरूरी था। तो चलें इसके बाद अब पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है? पहला है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या? देखें आपतित किरण कौन है? ये आपतित किरण है। अपवर्तित किरण कौन है? ये अपवर्तित किरण है जिसका अपवर्तन हुआ है। और ये कौन है? अभिलंब है। तो यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है? जैसे कि यहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों बोर्ड के तल में है। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? यह आपतन कोण I है और यहाँ पे अपवर्तन कोण R है। तो क्या होता है? आपतन कोण I का जो साइन होता है वह अपवर्तन कोण R का जो साइन होता है दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन I और साइन R, साइन I और साइन R का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या है दूसरा नियम? यह I क्या है? आपतन कोण है। यह R क्या है?
अपवर्तन कोण है, तो I और R का जो साइन होता है उनका अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही जो दूसरा नियम है, इसी दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप कहेंगे जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वही स्नेल का भी नियम है। और दूसरा नियम क्या है? साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर देखें कि पहला माध्यम हमारा कौन है, तो कहेंगे पहला माध्यम वायु है। दूसरा माध्यम कौन है, तो कहेंगे कांच है। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, चाहे कहें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला माध्यम वायु है तो कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किए। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।